नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी का रुख बस एक फैसले से बदल सकता था, लेकिन आपने वो फैसला लिया ही नहीं? या कभी आपके मन ने कुछ कहा, लेकिन आप उस बात को नजरअंदाज करके कोई ऐसा कदम उठा बैठे जो बाद में भारी पड़ गया? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी गलती नहीं थी और न ही कोई बाहरी मजबूरी। हो सकता है ये सब कुछ आपके दिमाग ने ही तय किया हो, वो भी बिना आपकी इजाजत के। मार्केट माइंड गेम्स नाम की ये किताब दरअसल ट्रेडिंग के बहाने हमें हमारे खुद के दिमाग से रूबरू कराती है। ये बताती है कि असली खेल बाजार में नहीं, हमारे अंदर चलता है। यहाँ भावनाएं हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है और अगर समझ जाए तो सबसे बड़ा हथियार भी। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे मार्केट से क्या लेना देना, मैं कोई ट्रेडर थोड़ी हूं। लेकिन यही इस किताब की असली खूबसूरती है। ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करती, ये हर उस इंसान की बात करती है जिसने कभी ऐसा महसूस किया हो कि वो खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। चाहे वो परीक्षा देने वाला छात्र हो, किसी कंपनी में डिसीजन लेने वाला मैनेजर हो, या अपनी लाइफ को लेकर उलझा कोई आम आदमी, हर कोई कभी ना कभी उस इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है, जहां दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। डेनिस शल, इस किताब की लेखिका, कहती हैं कि हम अपनी फीलिंग्स से डरते हैं, उन्हें दबाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वही फीलिंग्स हमारे असली डेटा हैं। उन्होंने एक रेवोल्यूशन शुरू किया है जिसमें इमोशंस को वीकनेस नहीं बल्कि एज माना जाता है, खासकर डिसीजन मेकिंग और रिस्क लेने के मामलों में। ये किताब हमें सिखाती है कि सेल्फ अवेयरनेस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये हमारा सबसे तेज हथियार है। हम क्यों बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? हम क्यों जीत के बिल्कुल करीब जाकर पीछे हट जाते हैं? हम क्यों किसी एक पुराने जख्म को आज भी सबकॉन्शियसली ढोते हैं और उसका असर अपने आज के फैसलों पर पड़ने देते हैं? इस वीडियो में हम आपको इस किताब की ऐसी ही गहराई से रूबरू करवाएंगे और हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप रोजमर्रा के छोटे डिसीजंस में भी अपने अंदर के पैटर्न्स को पकड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मिरर है जो आपको खुद से मिलवाएगा। तो बस आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि आगे चलकर हम आपको ऐसा टूल देंगे जो आपकी सोच को डिकोड करने में मदद करेगा और शायद आपको वो क्लैरिटी देगा जिसकी तलाश में आप आज यहां तक पहुंचे हैं। चैप्टर 1, परसेप्शन इज रियलिटी। आपने कभी सोचा है कि जब दो लोग एक ही चार्ट को देखते हैं तो उनके फैसले इतने अलग क्यों होते हैं? एक उसे देखकर पैनिक में आ जाता है, दूसरा उसी चार्ट को देखकर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? डेनिस शल का जवाब है, परसेप्शन इज रियलिटी, यानी आप जो देखते हैं वो हकीकत नहीं होती। हकीकत वो होती है जैसे आप उसे अनुभव करते हैं। हम में से हर कोई मार्केट को और जिंदगी को अपने पुराने अनुभवों, डर, उम्मीदों और सबकॉन्शियस बायसेस के चश्मे से देखता है। आप एक डिसीजन इसलिए नहीं लेते क्योंकि डेटा ने ऐसा कहा, आप वो फैसला इसलिए लेते हैं क्योंकि उस डेटा को देखकर आपको कुछ महसूस हुआ, और वो फीलिंग कई बार आपके बचपन से लेकर आज तक की कहानियों में छुपी होती है। मान लीजिए आपने कभी कोई बड़ा नुकसान देखा है, आपके पापा का बिजनेस डूब गया था। अब जब भी आप रिस्क देखते हैं तो आपका दिमाग आपको उस पुराने डर की याद दिलाता है। फिर चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कदम पीछे खींच लेते हैं और आपको लगता है मैं प्रैक्टिकल हूं। नहीं, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप बस इमोशनली एंकर्ड हैं किसी ऐसी मेमोरी से जो कभी जानी पहचानी थी। यही परसेप्शन की असली ताकत है। किताब कहती है, मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, वो मीनिंग का खेल है, और हर इंसान का मीनिंग अलग होता है। यानी एक ही चार्ट किसी के लिए लॉस का डर है और किसी के लिए प्रॉफिट की आशा। अब सोचिए, अगर परसेप्शन ही रियलिटी है तो क्या हम अपने परसेप्शन को बदल सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा रिएक्शन बदल जाए? और अगर रिएक्शन बदल जाए तो आउटकम भी बदलेगा, है ना? यहां पर आता है सेल्फ अवेयरनेस का असली रोल। डेनिस हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने परसेप्शन को पहचान लें, अगर हम ये समझ लें कि अभी जो मैं देख रहा हूं वो मेरी स्टोरी के फिल्टर से गुजर कर आ रहा है, तो हम अपने अगले कदम को ज्यादा क्लैरिटी से चुन सकते हैं। किताब में एक पावरफुल बात कही गई, फीलिंग इज फास्टर देन थॉट, यानी हम कुछ सोचें उससे पहले ही हम उसे महसूस कर चुके होते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी फीलिंग्स की लैंग्वेज समझते हैं? क्योंकि जब आप किसी न्यूज हेडलाइन पर रिएक्ट करते हैं, जब आप किसी ट्रेड में घबराकर बाहर निकलते हैं, जब आप जिंदगी में किसी मौके को अवॉइड करते हैं, तो आप डेटा को रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप रिएक्ट कर रहे होते हैं अपने पुराने अनुभवों को। और अगर आप इन्हें पहचान लें तो आप मास्टर बन सकते हैं, मार्केट के भी और अपने जीवन के भी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सब कुछ परसेप्शन पर टिका है तो मैं खुद को बदलूं कैसे? अब
हम उस माइंड ट्रैप को डिकोड करेंगे जहां परसेप्शन हमें धोखा देता है और हम खुद अपनी ही गलतियों के रिपीट पैटर्न में फंस जाते हैं। क्यों और कैसे? चैप्टर 2, यू फील बिफोर यू थिंक। क्या आपने कभी अचानक गुस्से में कोई फैसला ले लिया, फिर बाद में पछताया? या कभी मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपके अंदर अजीब सा डर भर गया, जबकि कोई तर्क नहीं था डरने का? डेनीस शाल इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी बात कहती हैं। हम सोचने से पहले महसूस करते हैं, यानी आपकी हर लॉजिकल थॉट से पहले एक सटल इमोशनल रिएक्शन होता है और इसी इमोशन के ऊपर आपका पूरा जजमेंट टिका होता है, चाहे आप माने या नहीं। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम डिसीजंस तर्क और एनालिसिस के दम पर लेते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है असल में हम पहले फील करते हैं, फिर उस फीलिंग को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपका दिमाग जो रीजन देता है वो पहले से आ चुके एक इमोशन का रैशनल वर्जन होता है। और ये बात सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, ट्रेडिंग और फाइनेंस जैसे अल्ट्रा लॉजिकल दिखने वाले फील्ड में भी सच है। मान लीजिए आपने पिछली बार इक्विटी मार्केट में लॉस किया था। अब जब मार्केट दोबारा गिर रहा है तो आपका दिमाग कहेगा एग्जिट कर लो। लेकिन क्या आपने सोचा है वो आवाज डर से आ रही है या डेटा से? शायद मार्केट रिकवर कर जाए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस पहले वाला इमोशनल पेन याद करके आपको पुश करता है कि इस बार बच जाओ। डेनीस इसे इमोशनल टैगिंग कहती हैं। जब कोई पुराना अनुभव एक टैग छोड़ जाता है, जो अगली बार आप उसी सिचुएशन में आते हैं तो बिना सोचे वो टैग आपके डिसीजंस को ड्राइव करता है। अब सोचिए, अगर आपका हर लॉजिकल डिसीजन पहले से अटैच्ड किसी इमोशन पर टिका है तो आप कितना ट्रूली फ्री हैं? कितने डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं और कितने डिसीजंस आपकी इमोशनल हिस्ट्री आपको साइलेंटली समझा रही है? जब डेनीस खुद एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी, वो क्लाइंट बार बार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिस कर रहा था। जब डीपर एनालिसिस किया गया तो पता चला उसे विनिंग से नहीं, लूजिंग से डर था। लेकिन वो डर इतना सटल था कि वो खुद उसे नोटिस नहीं कर रहा था। वो सोचता था कि वो लॉजिकल डिसीजन ले रहा है, लेकिन अंदर से उसका माइंड डर से डिसीजंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए डेनीज एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करती हैं, अवेयरनेस बिफोर एक्शन। यानी किसी भी एक्शन से पहले पॉज करो, अपने इमोशन को लेबल करो। मैं क्या महसूस कर रहा हूं? अगर आप ये सवाल खुद से पूछना शुरू कर दें तो आपकी क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग शार्प हो जाती है। और जब आप अपने इमोशंस को इग्नोर करने के बजाय उन्हें समझते हैं तो आप ट्रेडिंग ही नहीं, रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन और हर फैसले में बेहतर बनने लगते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर डिसीजन से पहले ये पहचान लें कि आपका फियर बोल रहा है या फेथ, आपका ईगो रिएक्ट कर रहा है या आपकी इनसाइट, तो आप कितनी बड़ी मिस्टेक्स बचा सकते हैं, कितनी क्लैरिटी आ सकती है। आपने कभी सोचा है कि आप किसी इंपॉर्टेंट समय पर खुद को ही सैबोटाज क्यों कर देते हैं? जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अचानक आप ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आपको पीछे धकेल देती है। चैप्टर 3, द फीलिंग ऑफ नोइंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जो सोच रहे हैं वो पूरी तरह से सही है? जैसे किसी इन्वेस्टमेंट पर आपको पूरा भरोसा था कि ये पैसा दुगना कर देगा, या किसी इंसान के बारे में आपने ये मान लिया था कि ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन फिर अचानक ही सब बदल गया और आपको खुद पर ही शक होने लगा। यही होता है द फीलिंग ऑफ नोइंग, एक ऐसा जाल जिसमें हमारा दिमाग खुद हमें फंसा लेता है। डेनीस शल बताती हैं कि हम अक्सर किसी विचार को सच इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो बहुत मजबूत महसूस होता है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब ये नहीं कि वो सच भी है। असल में हमारी सोच पर सबसे ज्यादा असर हमारे इमोशंस का होता है और हम खुद नहीं जानते कि कब हम लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशनल मेमोरी से सोचने लगते हैं। हमारी ब्रेन पुराने अनुभवों, जीत हार और यादों के आधार पर इंस्टेंट सिग्नल्स भेजती है और हम मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो पक्का सही है। लेकिन क्या ये यकीन नॉलेज से आता है या बस एक कंफर्ट जोन से? डेनीस एक गहरी बात कहती हैं, कंफ्यूजिंग द फीलिंग ऑफ नोइंग विद एक्चुअल नोइंग इज द बिगेस्ट मिस्टेक एनी डिसीजन मेकर कैन मेक। यानी अगर आपने सिर्फ इसलिए कोई फैसला लिया क्योंकि आपको लगा आप सही हो सकता है आप अपने ही दिमाग के ट्रैप में हैं। और ट्रेडिंग में, रिलेशनशिप्स में या जिंदगी के किसी भी बड़े फैसले में ये ट्रैप आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए आपने पहले एक बार मार्केट में कुछ कमाया और अब आपको वही पैटर्न दिखा दोबारा। आप खुद से कहते हैं इस बार भी वैसा ही होगा, लेकिन मार्केट बदल चुका है, कंटेक्स्ट अलग है, आपकी फीलिंग्स वही हैं, लेकिन डेटा कुछ और कह रहा है। इस
मिसमैच को हम इग्नोर कर देते हैं और फिर ब्लेम करते हैं किस्मत को, मार्केट को या खुद को। असल में ब्लेम किसी का नहीं होता, वो सर्टेनिटी का इल्यूजन था जिसे हमने सच मान लिया। अब सवाल है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। डेनीस कहती हैं कि सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आपको लगे कि मैं पक्का जानता हूं, तब एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यह भरोसा डेटा पर है या मेरी किसी पुरानी इमोशनल स्टोरी पर? क्या मैं उस ट्रेड को इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए तैयार हूं, या सिर्फ इसलिए कि मैं पिछली हार को जीत में बदलना चाहता हूं? जब आप ये फर्क समझने लगते हैं तो आप इम्पल्सिव नहीं रहते, आप इंटेंशनल हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में जीतने वाले वही होते हैं जो खुद को ऑब्जेक्टिव रख पाते हैं। वो लोग जो अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को पहचानते हैं पर उन्हें अपना मास्टर नहीं बनने देते। वो जानते हैं कि सर्टेनिटी एक इल्यूजन हो सकता है और अवेयरनेस ही असली ताकत है। और अब जब हम समझ गए हैं कि नोइंग हमेशा नोइंग नहीं होती, एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। क्या आपने कभी किसी अच्छी सिचुएशन को खुद खराब कर दिया है? सब कुछ आपके फेवर में था और फिर आप खुद कुछ ऐसा कर बैठे जिसने वो पूरी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। चैप्टर 4, सेल्फ सैबोटाज। कभी कभी सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने नहीं, हमारे अंदर होती है। सोचिए, आपने हर चीज सही की, आपने रिसर्च किया, लॉजिक लगाया, सिग्नल्स एनालाइज किए, लेकिन जब एक्चुअल एक्शन लेने का समय आया, आपने पीछे हटने का फैसला कर लिया। या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि आपने एक विनिंग ट्रेड को समय से पहले एग्जिट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अजीब सा डर मन में बैठ गया था, कहीं सब कुछ ना खो दूं। इसी को कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। जब आप कॉन्शियसली तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली अपने ही पैरों में रस्सी बांध लेते हैं। डेनीस शुल बताती हैं कि ये सैबोटाज किसी एक गलत डिसीजन का नतीजा नहीं होता, ये दरअसल एक डीपली रूटेड इमोशनल पैटर्न होता है। हम सभी के अंदर कुछ पुराने अनुभव, कुछ अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स और कुछ सेल्फ डाउट्स होते हैं जो क्रिटिकल मोड पर सरफेस पर आ जाते हैं। और जब हम अनअवेयर होते हैं तो वही फीलिंग्स हमें उस समय पुश करती हैं जब हमें काम और फोकस्ड रहना चाहिए। मान लीजिए किसी ने चाइल्डहुड में बार बार ये सुना कि तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता या रिस्क लेना बेवकूफी है। अब वो बात चाहे कॉन्शियसली ना याद हो, लेकिन वो बिलीफ एक इनविजिबल वॉल बन जाती है। जब भी आप किसी बोल्ड डिसीजन के पास आते हैं, आपका सबकॉन्शियस विस्पर करता है, रुक जा, ये तेरा लेवल नहीं है, और बस आप पीछे हट जाते हैं और खुद को ही सैबोटाज कर लेते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की लेकिन उसे पूरी तरह जी नहीं पाए। कितनी बार आपने सक्सेस के बिल्कुल पास पहुंचकर ऐसा कुछ कर दिया जिससे सब फिसल गया। डेनीस कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब आपका इमोशनल हिस्ट्री और प्रेजेंट डिजायर आपस में टकरा जाते हैं। बाहर से आप कहते हैं मुझे जीतना है, लेकिन अंदर से आपकी फीलिंग्स कहती हैं क्या तुम सच में डिजर्व करते हो? और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं होता, तब तक आप जितना भी कोशिश कर लें, हर सक्सेस के दरवाजे पर खुद ही ताला लगा देते हैं। इससे बाहर आने का पहला स्टेप है अपनी इंटरनल डायलॉग को सुनना। जब आप कोई बड़ा कदम लेने वाले हों तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्यों डर रहा हूं? मैं किस फेलियर को दोबारा जीने से बचना चाहता हूं? ये सवाल आपको अपने इमोशनल रूट्स तक ले जाते हैं और वहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। डेनीस एक पावरफुल टेक्निक बताती हैं, रिवर्स द नैरेटिव, यानी जिस मोमेंट में आप पीछे हटना चाहते हैं, उसी मोमेंट को पकड़िए और पूछिए, अगर मैं खुद से विश्वास से बात करूं तो क्या कहूंगा? ये इनर शिफ्ट आपके डिसीजंस को बदल देता है और यहीं से आपकी ग्रोथ का असली रास्ता खुलता है। अब तक आपने जाना कि फीलिंग्स कैसे सोच से पहले आती हैं और कैसे हम अपनी ही जर्नी में रुकावट बन सकते हैं। लेकिन एक और बेहद सटल चीज है जो हमें इनविजिबली इन्फ्लुएंस करती है, और वो है दूसरों की ओपिनियंस, यानी सोशल प्रेशर, बायस और इमोशनल कंटेजन। क्या आपने कभी किसी और की राय से इन्फ्लुएंस्ड होकर एक ट्रेड लिया या किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर खुद की वर्थ कम समझी? चैप्टर 5, ग्रुप थिंक और इमोशनल इको। कभी कभी हम ये सोचकर डिसीजंस लेते हैं कि मैंने सोच समझकर फैसला किया है, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है क्या वो आपकी सोच थी भी या किसी और की? इस दुनिया में हम सिर्फ डेटा और इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम इमोशंस से इन्फेक्ट होते हैं। डेनीस शुल एक बेहद गहरी बात कहती हैं, इमोशन इज कंटेजियस, यानी भावनाएं वायरस की तरह फैलती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम किसी और के डर, किसी और की उम्मीद
या किसी और की लालच को अपना मान लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट खोलते हैं, हर तरफ पैनिक है, न्यूज़ चल रही है, मार्केट क्रैश, इन्वेस्टर्स इन फियर। अब आप भी सोचते हैं शायद मुझे भी एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन ठहरिए, क्या आपने डेटा एनालाइज किया? नहीं, आपने उस माहौल को महसूस किया और वही इमोशन अब आपके अंदर बैठ चुका है। इसे ही कहते हैं इमोशनल इको, जब किसी और की इंटरनल स्टेट आपकी इंटरनल सोच पर असर डालती है। डेनीज बताती हैं कि ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, यहाँ तक कि लाइफ में डिसीजंस लेने वाले हर इंसान को यह समझना जरूरी है कि कई बार जो फीलिंग हमें अपनी लगती है वो दरअसल बोरोड होती है। जब हम किसी ग्रुप में होते हैं, व्हाट्सएप ट्रेडर्स ग्रुप हो या एक सोशल मीडिया कम्युनिटी, तो हम डिसीजन लेने से पहले ये सोचने लगते हैं कि बाकी क्या सोच रहे हैं। अगर सब सेल कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि ये शेयर अच्छा है तो शायद सच ही होगा। लेकिन ऐसा करते वक्त हम भूल जाते हैं कि हर किसी की स्ट्रेटेजी, हर किसी की रिस्क एपिटाइट और हर किसी का कॉन्टेक्स्ट अलग है। आपके मन में जो फियर है वो शायद आपके पिछले लॉसेस से आया है, लेकिन जब आप उसी फियर को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों की राय पकड़ते हैं तो आप अपने ओरिजिनल थिंकिंग से दूर जाते जाते खुद को ही खो बैठते हैं। और यही है ग्रुप थिंक की सबसे खतरनाक बात। ये आपकी आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर देता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप किसी भीड़ के इन्फ्लुएंस में डिसीजन लेते हैं, भले ही वो सही हो या गलत, आपको डीप इनसाइड एक बेचैनी रहती है, क्योंकि वो फैसला आपका नहीं था। आपने सिर्फ उस इमोशनल नॉइज को फॉलो किया जो बाहर से आ रही थी। डेनीज एक टूल सजेस्ट करती हैं, इमोशनल जर्नलिंग। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस करें, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, डर हो, फोमो हो, तो बस पॉज करें और लिखिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। ये फीलिंग मेरी है या किसी और की? क्या मैंने खुद ऑब्जर्व किया है या मैं बस एको में बह गया हूं? जब आप ये अभ्यास शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस हासिल करने लगते हैं। ट्रेडिंग हो या लाइफ, क्लैरिटी वहीं आती है जहां साइलेंस होता है, और साइलेंस तब आता है जब आप अपनी सोच को दूसरों की आवाजों से अलग करना सीख जाते हैं। अब आप जान चुके हैं कि ग्रुप इमोशंस कैसे आपको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है, क्या आप अपने माइंड को इतने हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में स्टेबलाइज कर सकते हैं जहां हर सेकंड करोड़ों दांव पर लगे हों? क्योंकि अब हम जाने वाले हैं उस जगह पर जहां रियल प्रेशर शुरू होता है। चैप्टर 6, द मार्केट इज प्रेशर कुकर। अब सोचिए, एक ट्रेडर अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है, 5 पोजीशंस खुले हैं, मार्केट 1 सेकंड ऊपर, अगले ही सेकंड नीचे। एक तरफ न्यूज टिकर चल रहा है, दूसरी तरफ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस की बाढ़। दिल की धड़कन तेज, हथेलियों में पसीना, और तभी एक अलर्ट आता है, प्राइस ड्रॉप्ड बाय 2%। उस 1 सेकंड में दिमाग क्या सोच रहा होता है? एग्जिट कर लूं और गिरा तो, रुकूं तो लॉस बढ़ेगा, कहीं मैं फिर से वही गलती तो नहीं दोहरा रहा। यह है द प्रेशर कुकर जोन, जहां सब कुछ तेज होता है, लेकिन अगर आपका अंदर स्लो और सेंटर्ड नहीं है तो आप डिसीजन नहीं, रिएक्शंस दे रहे होते हैं। डेनीज शुल कहती हैं कि सबसे सफल ट्रेडर या परफॉर्मर वो नहीं जो स्ट्रेस को अवॉइड करता है, बल्कि वो है जो उसे रेगुलेट करना जानता है। स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं है, पर जब वो अनमैनेज्ड हो तब वो आपके जजमेंट को छीन लेता है। अब ध्यान से सोचिए, आपने कितनी बार किसी हाई प्रेशर सिचुएशन में ऐसा फैसला लिया जो बाद में रिग्रेट बन गया? क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में आप अपनी थिंकिंग ब्रेन से ऑपरेट नहीं कर रहे थे, आप अपनी लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशन ड्रिवन ब्रेन से ऑपरेट कर रहे थे। यानी प्रेशर ने आपकी लॉजिकल प्रोसेसिंग को हाईजैक कर लिया था। तो समाधान क्या है? डेनीज एक अभ्यास देती हैं, परफॉर्मेंस प्री मॉर्टम। हर बड़े डिसीजन से पहले अपने माइंड में वर्स्ट केस विजुअलाइज कीजिए। इमेजिन करिए, क्या होगा अगर ये ट्रेड फेल हो जाए? मैं इमोशनल ब्रेकडाउन में जाऊंगा? क्या मैं खुद को ब्लेम करूंगा? और फिर उस पूरे सिनारियो को कामली ऑब्जर्व कीजिए, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हों। इस प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम पहले से प्रिपेयर हो जाता है। तो जब रियल प्रेशर आता है, आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। इस चैप्टर का एक कोर संदेश यह भी है कि प्रेशर से बचा नहीं जा सकता। चाहे आप सर्जन हो, ट्रेडर हो या स्टेज पर बोलने वाले इंसान, प्रेशर आएगा ही। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उस प्रेशर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके क्लैरिटी में बदलते हैं और कुछ लोग उस प्रेशर से ही बिखर जाते हैं। जो लोग प्रेशर को मैनेज करना जानते हैं वो फ्लो स्टेट में ऑपरेट करते हैं। फ्लो स्टेट मतलब जब आपका अटेंशन, इमोशन, बॉडी और ब्रेन सब कुछ एक ही रिदम में होता है।
और उसी मोमेंट में आप बेस्ट डिसीजन लेते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा मोमेंट महसूस किया है जहां सब कुछ अलाइंड लग रहा था, जहां आपने बिना डर के, बिना पैनिक के एक्शन लिया और सब कुछ बिल्कुल सही हुआ? वही है फ्लो स्टेट। पर अगला सवाल यह है, क्या आप उस स्टेट में हमेशा आ सकते हैं? क्या कोई सिस्टम है, कोई रूटीन, कोई एंकर जिससे आप अपने माइंड को उस बैलेंस में लाकर रख सकें? चैप्टर 7, एंकरिंग द माइंड। अगर आपको हर डिसीजन में घबराहट होती है, अगर आप हर बार ये सोचते हैं कहीं मैं फिर गलती तो नहीं कर रहा, अगर आपके अंदर कांस्टेंट सेल्फ डाउट चलता रहता है, तो आपको जरूरत है एक एंकर की, एक ऐसी चीज जो आपको भीड़ में भी ग्राउंडेड रखे, डर में भी शांत रखे और केओस में भी साफ सोचने की ताकत दे। डेनिस शल कहती हैं, द मोस्ट पावरफुल ट्रेडर्स आर नॉट द वंस हु किल इमोशंस, दे आर द वंस हु अंडरस्टैंड देम। अब जरा रुकिए, सोचिए, हर बार जब आपने किसी इंपॉर्टेंट चीज में परफॉर्म किया, चाहे वो एग्जाम रहा हो, इंटरव्यू रहा हो या कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, क्या आपने महसूस किया कि आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ स्किल पर नहीं बल्कि आपके स्टेट ऑफ माइंड पर भी डिपेंड कर रही थी? इसीलिए इस लास्ट चैप्टर में बात होगी अपने माइंड को एंकर करने की। आपका माइंड हर दिन सैकड़ों इमोशनल सिग्नल्स उठा रहा है, कोई टोन, कोई कमेंट, कोई नंबर और इंस्टेंट रिएक्शन। लेकिन अगर आप रिएक्शन के पहले पॉज करना सीख जाए तो वो पॉज ही आपका सबसे बड़ा एंकर बन सकता है। डेनीज एक पावरफुल मेथड देती हैं जिसे वो कहती हैं नेमिंग द इमोशन। जब आप फियर में हो तो खुद से सॉफ्टली कहें दिस इज फियर। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो, कहें दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करने जा रहे हो, कहें दिस इज ईगो। ये नेमिंग सिर्फ वर्ड नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देती है कि अब आप कंट्रोलर हैं, इमोशन नहीं। दूसरा एंकर है मॉर्निंग मेंटल रीसेट। हर सुबह 5 मिनट के लिए आंख बंद करिए और सोचिए, आज मेरा माइंड मुझे कहां खींच सकता है? क्या मैं कल के लॉसेस के इन्फ्लुएंस में डिसीजन लूंगा, या मैं आज अपने रूल्स, अपने प्रिपरेशन और अपने कामनेस से चलूंगा? डेनीस बताती हैं, जो लोग अपने माइंड की पैटर्न्स को डेली लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं, वो बाकी लोगों से 5 कदम आगे होते हैं, चाहे वो मार्केट हो या मैरिज। और तीसरी चीज, सबसे सिंपल लेकिन सबसे अंडररेटेड, सेल्फ कंपैशन। हर बार जब आप लॉस में जाते हैं या कोई गलती करते हैं, अपने आप से हार्श मत बनिए। डेनिस कहती हैं, गिल्ट डजंट फिक्स द ट्रेड, अवेयरनेस डज। अगर आप हर गलती के बाद खुद को ब्लेम करते रहेंगे तो आपका माइंड खुद को पनिश करना शुरू कर देगा। इसके बजाय सॉफ्टली कहिए, हाँ मैंने गलती की, लेकिन मैं समझता हूं क्यों की, और अगली बार मैं बेटर डिसीजन लूंगा। यही है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब सिर्फ फोकस नहीं है, इसका मतलब है अपने थॉट पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न्स और बिहेवियरल हैबिट्स को डिकोड करना और हर रोज थोड़ा बेहतर बनना। इस आखिरी चैप्टर का एक ही संदेश है, आपका सबसे बड़ा एज मार्केट में नहीं, आपके माइंड में है। अगर आप अपने अंदर के पैटर्न्स को पहचान लें, अगर आप उन इमोशंस को समझ लें जो आपको ड्राइव करते हैं, तो आप सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी यहीं खत्म हो, या अब आप सच में अपने इमोशंस, डिसीजंस और आइडेंटिटी को डिकोड करना चाहते हैं? अगर हां, तो इस किताब को पूरा पढ़ना आपका अगला कदम होना चाहिए। मार्केट माइंड गेम्स एक ऐसी किताब है जो हर ट्रेडर के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन हर उस इंसान के लिए भी जो लाइफ में बेहतर डिसीजंस लेना चाहता है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे जरूर पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आपको अपनी सबसे बड़ी इमोशनल स्ट्रगल कौन सी लगी, और सब्सक्राइब करें बुक सम को, जहां हर हफ्ते ऐसी किताबें आती हैं जो सिर्फ दिमाग नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। धन्यवाद।